अब इंडियन शिप का क्या मसला है साहब? इंडियन शिप को लेके खबर आ रही है, गल्फ ऑफ ओमान के पास दिस इंडियन शिप नोरली करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हिट हुआ है और वो अभी सिंक हो चुका है। ये यमन के पास हिट हुआ है और इसमें ये इंडियन फ्लैगशिप था। और ये यमन के पास हिट हुआ तो ये शायद हूतियों ने हिट किया है, ईरान ने हिट किया है, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, यमन या हूतियों ने हिट किया। इस पे 13 सेलर थे, एक मिसिंग है, 12 को रेस्क्यू कराया गया है। 13 में से एक यमनी था, बाकी इंडियन थे। शिप इज डाउन, शिप इज गॉन। बट एक सेलर मेरे पास, शायद आई हैव द नेम ऑफ द शिप, आई एम नॉट, इफ आई कैन गेट इट स्टिल, क्या नाम था यार शिप का? माय टीम एट सेंड बी द नेम, फाइजी नूरली ओलिया। ये रेड सी में मुझे लगता है ये हूतियों का काम है, ये हूतियों का काम है। 13 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द पोर्ट ऑफ यमन। फैजी नूरली ओलिया इंडियन फ्लैगशिप था ये। इसमें 13 लोग थे, 12 इंडियन थे, एक यमनी था। यमन के आसपास ये हिट हुआ, 13 नॉटिकल माइल्स। ये कार्गो शिप था, ये टैंकर नहीं था। बट द शिप अनफॉर्चुनेटली इज डाउन। हमारे करीब 12-13 भाई रेस्क्यू हो गए, एक का पता नहीं है। आई होप वी डोंट गेट द गुड न्यूज, बट ये हूतियों का काम है। अब हूती किसके लिए काम करते हैं साहब? हूती किसके लिए काम करते हैं? ईरान के लिए। हूती किसके लिए काम करते हैं? हूती तो ईरान के लिए काम करते हैं ना। तो जब तक ईरान ने नहीं कहा कि हिट शिप करेंगे क्या? और हूतियों को आजकल कौन चला रहा है? हूतियों को आपके चला रहे आईआरजीसी के मिलिट्री कमांडर। तो किसी आईआरजीसी के मिलिट्री कमांडर ने शिप को आइडेंटिफाई किया और टारगेट किया। तो मुबारकबाद ये देना चाहता हूं कि भारत का शिप पहली बार बारबर मंडेल की तरफ से टारगेट हुआ है, ईरान ने करवाया है। जी हाँ, ये ईरान ने शिप टारगेट करा है। और मैं आपको बोल रहा था कि एक दिन ये जरूर आएगा। अब आज ही बोल रहा हूँ, अगर पुश कम्स टू शव एक दिन आपको पता लगे इनकी मिसाइलें हमारी तरफ आ रही है, डोंट बी सरप्राइज्ड। ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुल्ला रजीम कुछ भी कर सकती है। तो इसको देख के मेरा जरा खून जल रहा है कि वाई आर यू टारगेटिंग अवर शिप्स? हमारे शिप्स का कोई लेना देना नहीं है। जो अमेरिका का शिप तुम्हारे तुम्हारे ब्लॉकेट, तुम्हारी बत्ती बंद करे हुए बैठा है, मरते मुजाहिदो जाकर उसको टारगेट करो। उसको टारगेट करो ना। अमेरिका का शिप बैठा है ना वहां, एयरक्राफ्ट कैरियर है, बताम है, वो ट्रिपोली है, एक और आ रहा है, तो उसको टारगेट करो ना। ये हमारे शिप को क्यों टारगेट करो? हमारा तो कार्गो शिप है भाई, हमारा तो मिलिट्री से लेना देना नहीं। अगर तुम में वाकई जहादी हो तो उस शिप को टारगेट करो। वहां अमेरिकन तुम्हारे बाप बैठे हैं, उनको टारगेट करके देखो। बेगुनाहों को और बेगुनाह शिप्स को टारगेट करने का क्या मतलब है? ये तुम्हारे आतंकवादी होने का प्रमाण है। ये रिजीम है ही आतंकवादी, ये उसका प्रमाण। और इनके सपोर्टर्स में तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं आपको क्या बताऊं। एनीवे, मैं अभी आज अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कर रखा हूं। अब अरामको पे चलते हैं। अरामको आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। बाय द वे, अमेरिकन ऑयल कंपनीज आर मिंटिंग मनी। शेवरॉन एंड एक्सॉन मोबिल हाईएस्ट, आई थिंक शेवरॉन में दे गॉट द हाईएस्ट प्रॉफिट एवर सिंस एग्जिस्टेंस। अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट। मिंटिंग मनी बॉस, मिंटिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रॉफिट। और अरामको की हालत खराब हो रही है। सऊदियों का जीडीपी 5% गिर चुका है। रास लाफान अब भी बंद है। अरामको की कुछ रिफाइनरी अब भी बंद है। और अरामको के सीईओ ने, वैसे चेयरमैन उसका मोहम्मद बिन सलमान है, और उनके सीईओ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। उन्होंने बोला है कि धीरे धीरे ये जो गल्फ वॉर है, इसका इम्प्लीकेशन हम ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। पहले गल्फ की इकोनॉमी बर्बाद कर ही रहा है, सऊदी की तो बर्बाद कर ही चुका है, गल्फ की कर रहा, और ये अब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पूछो कैसे? सुमित भाई, कैसे पड़े? मैं आपको बताता हूँ कैसे पड़े। देखिए, अकॉर्डिंग टू द सीईओ ऑफ अरामको, एक हफ्ते में 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इन अ वीक। कितना? 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इन अ वीक गॉट डिसरप्टेड। हम बेच नहीं पा रहे। और ये ऑयल जितना अभी शॉर्टफॉल हुआ है, तो दुनिया में हर कोई अपने रिजर्व से तेल निकाला भारत को छोड़ के। भारत ने अपनी व्यवस्था कर ली, पुतिन भाई जिंदा हो। इसीलिए आए मेरे को कॉमेडियन पे बड़ा गुस्सा आता है, ज़ेलेंस्की पे। हमने अपनी व्यवस्था कर ली। चाइना अपने रिजर्व से तेल निकाला। चाइना का रिजर्व मैंने आपको बोला था बहुत बड़ा।
अगर आज हमें उन रिजर्व्स को वापस भरना है प्रे वॉर की कंडीशन में, हमें 18 महीने का समय चाहिए, 18 months to fill the reserves back to where they were. 18 months the world has to operate normally. There has not to be one single disruption. 18 महीने में भरोगे। अल्टीमेटली क्या होगा, दुनिया में तेल के रिजर्व्स कम होंगे। तेल के रिजर्व जैसे कम होंगे, जो ट्रंप अभी एक ही चीज से डरता है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक डिजास्टर। मिडल ईस्ट का डिजास्टर तो है ही, अरब कंट्रियों का डिजास्टर तो है ही। इसीलिए मोहम्मद बिन जायद कह रहे जो भी करना जल्दी करो, मैं वैसे ही तेल पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ, जो करना जल्दी करो, मेरी ट्रेडिंग, मेरे शिप, मेरे पोर्ट्स हिट हो रहे, मेरा फाइनेंशियल बिजनेस हिट हो रहा, आपको जो करना ट्रम्प साहब जल्दी करो। अब मोहम्मद बिन सलमान टोटल तेल पे डिपेंडेंट है। अगर ये कहानी ऐसी चली रही और एस्केलेट हुई तो धीरे धीरे आप यू विल वांट मोर ऑयल, ऑयल है नहीं, आपके रिजर्व्स कम होंगे, और जो टॉप बड़ी इकोनॉमी है उन पर ज्यादा इंपैक्ट होगा, और छोटी अफ्रीका की इकोनॉमी और देश बैंकरप्ट हो जाएंगे। बड़ी इकोनॉमी यानी कि इंडिया, चाइना, जर्मनी, जापान, दे विल बी काइंड ऑफ मोर इम्पैक्ट। और जो छोटी अफ्रीकन कंट्रियों में इकोनॉमी है, कुछ उनमें से लुप्त हो जाएंगी, दे विल बी बैंकरप्ट। तो ये ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बनती नजर आ रही है। तो इसीलिए ट्रंप की रणनीति है कि तेल 105 के ऊपर ना जाए, 100-105 तक रहे, ताकि इतना झटका हर कोई सह ले। अगर ये उसके ऊपर गया तो इसका झटका बहुत सी इकोनॉमियां नहीं सह पाएंगी। एंड देन व्हेन द रिजर्व्स आर ऑलरेडी डिप्लीटेड, you need 18 months to fill back those reserves, and you have no certainty of the production, correct? And even the facilities might be hit more, so you are looking for a disaster. इसीलिए जो 50 साल पुराना कैंसर था वो शरीर में इतना फैल गया कि अब आपको पता नहीं किस अंग की वाट लगी, कितने अंगों पर आपको ऑपरेशन कर करके कैंसर की सलाह निकालनी पड़ेगी। मतलब जो ट्रम्प कहता है कि 50 साल से कैंसर अनअटेंडेड रहा, ही इज राइट। ये 50 साल से जो कैंसर दुनिया ने अनअटेंडेड छोड़ा, अब ये दुनिया की वाट लगा, और ये बिल्कुल आपको बोलेंगे कि we will kind of hit you, we will come and take you down, and that is where the problem is. एंड ये परिस्थिति बर्फ और खत्म होगी। और आपको पता है दुनिया में झटका कब लगेगा? दुनिया के तेल मार्केट में झटका लगने वाला चाइना। क्यों? चाइना जैसे ही तेल खरीदने मार्केट पहुंचेगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और चाइना तेल खरीदने पहुंचेगा मार्केट में अमेरिका के मिड टर्म से थोड़ा पहले, क्योंकि मिड टर्म के पहले वो चाहता है तेलों में और उछाल। चाइना आपको क्या बेवकूफ लग रहा है? with the dying economy they are, why are they depleting their reserves? They are not depleting reserves to help the world, no, they are depleting the reserves. At the right point of time they will start buying, and the world will not have enough demand for that. अब भारत का देखिए, 100 million barrels per day, हम 2.6 million barrels per day इंपोर्ट करते हैं, और बहुत बड़े इंपोर्टर, 2-3 मिलियन बैरल एवरेज हम इंपोर्ट करते हैं, सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल। ये 100 मिलियन बैरल्स पर वीक है, यानी कि दिन का 10-12-13 मिलियन बैरल। तो अब सोचिए कितना क्वांटम ऑफ डैमेज होगा, इसके रिपल इफेक्ट्स कहाँ आएंगे। सो अगर आपको ये युद्ध जीतना, अब ट्रम्प के पास ज्यादा समय नहीं है, he has to win this very decisively and make sure the oil things are open. इसीलिए रूबियो कह रहा है कि स्ट्रेट इज ओपन, उस पर तेल जा रहा है। अमेरिका की स्ट्रेट को लेके हवा टाइट क्यों होती? बिकॉज दे डोंट वांट द ऑयल प्राइस। ये अब इम्पोर्टेंट आपको समझना है। अरामको के सीईओ का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी न किसी तरीके से सऊदियों की मजबूरी और वल्नरेबिलिटी भी समझाता है। व्हाट इज द मजबूरी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ सऊदीज? भाई आज सऊदी सो बहादुर,